हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज का यह वीडियो क्लास 10th सामाजिक विज्ञान 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। स्टूडेंट्स, आज हम आपकी किताब सामाजिक विज्ञान के इतिहास पोर्शन से, ठीक है, इतिहास पोर्शन से जितने भी पूरे किताब के इतिहास पोर्शन से प्यारे साथियों जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, लघुत्तरीय प्रश्न हैं और दीर्घोत्तरीय प्रश्न हैं, उन सबको हम लेकर आए हुए हैं। ठीक है, हम सबको बताने वाले हैं, उन प्रश्नों को डीपली देखने वाले हैं और एक प्रश्न से कितने प्रश्न बन सकते हैं उस तरीके से भी हम उसको समझाने वाले हैं प्यारे साथियों। तो ये जो प्रश्न है ये बोर्ड एग्जाम में 100% बोर्ड एग्जाम में प्यारे साथियों ये 100% आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो आप सभी को इन प्रश्नों को तैयार करके ही परीक्षा में जाना है। अगर बोर्ड एग्जाम में आपको 90 प्लस मार्क्स लाने हैं तो सामाजिक विज्ञान में इन प्रश्नों को इतिहास इसको पढ़ने के बाद आपको इतिहास पोर्शन फिर दोबारा नहीं पढ़ना है प्यारे साथियों, क्योंकि मैंने इसमें से बहुविकल्पीय प्रश्न, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय सारे प्रश्नों का कॉम्बिनेशन लेकर आया हूं प्यारे साथियों। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा प्यारे साथियों। इस वीडियो को आप लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं प्यारे साथियों। सबसे पहले हम लोग कहां से शुरू करेंगे? बहुविकल्पीय प्रश्नों से हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है प्यारे साथियों, सबसे पहले हमें बहुविकल्पीय से शुरू करना है जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 20 नंबर के प्रश्न आपको क्या होंगे, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। बहुविकल्पीय कितने पूछे जाएंगे? 20 पूछे जाएंगे, प्लस दीर्घोत्तरीय और लघुत्तरीय भी लेकर आया हूं। ठीक है प्यारे साथियों, आप लोग परेशान मत होना, देखिएगा मैं लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी लेकर आया हुआ हूं। ठीक है प्यारे साथियों, तो इसको आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए चलते हैं, पहला प्रश्न आपकी जो है स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न है प्यारे साथियों कि पेरियार रामास्वामी नायकर कौन थे? जो पेरियार थे, पेरियार रामास्वामी नायकर कौन थे? आपके ऑप्शन है वैज्ञानिक थे, शिक्षाविद थे या समाज सुधारक थे या लेखक थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाकर चलिएगा प्यारे साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पेरियार रामास्वामी जो थे प्यारे साथियों वो एक समाज सुधारक थे। ऑप्शन नंबर का आपका सही हो जाएगा, वे क्या थे? एक समाज सुधारक थे। ठीक है, प्रश्न नंबर दूसरा है, कह रहा है कि गुलामगिरी का लेखक जो था वो कौन था? गुलामगिरी का लेखक कौन था? डॉक्टर BR अम्बेडकर ये थे, ज्योतिबा फूले, कैलाश वासनी देवी, तीसरा और है रामास्वामी नायकर। ठीक है, तो कह रहा है गुलामगिरी का लेखक कौन था? तो गुलामगिरी के लेखक कौन थे प्यारे साथियों? वो थी ज्योतिबा फूले। ऑप्शन नंबर खा आपका सही हो जाएगा। वो कौन थी? ज्योतिबा फूले थी। अब इसी पर एक प्रश्न और बनेगा कि जो गुलामगिरी नामक पुस्तक थी ना, उस किस सामाजिक प्रथा पर आधारित थी? गुलामगिरी नामक जो पुस्तक थी वो किस सामाजिक प्रथा पर आधारित थी? प्रथा पर आधारित थी। इसी से एक और प्रश्न बन जाता है, यहां पर देख लीजिएगा, आधारित थी। ठीक है, गुलामगिरी नामक पुस्तक थी वो किस सामाजिक प्रथा पर, लिखा तो किसने? ज्योतिबा फूले ने, लेकिन वो किस सामाजिक प्रथा पर आधारित थी? तो याद रखिएगा, ये गुलामगिरी जो पुस्तक थी ना वो जाति प्रथा पर आधारित थी। ठीक है, किस पर आधारित थी? जाति प्रथा पर आधारित। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक थे ज्योतिबा फूले। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर तीसरे की ओर। प्रश्न नंबर तीसरा कह रहा है जो वंदे मातरम गीत था इसके लेखक जो थे वो कौन थे? वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? तो सब लोग जानते हैं इसके लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी थे। ऑप्शन नंबर का ही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का। इसके ये सारे पूछे हुए प्रश्न है प्यारे साथियों, ये कौन सही है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर चौथे की ओर चलते हैं प्यारे साथियों। तो चौथा प्रश्न है गुटेनबर्ग के प्रिंटिंग प्रेस में सर्वप्रथम छपी हुई किताब
गुटेनबर्ग के प्रिंटिंग प्रेस में जो सर्वप्रथम सबसे पहले जो किताब छपी थी वह किताब कौन सी थी? ठीक है प्यारे साथियों, तो वो ऑप्शन नंबर का है रामायण, खा है बाइबिल, गा है टेस्टामेंट और घा है द प्रिंस। ठीक है, तो गुटेनबर्ग के प्रिंटिंग प्रेस में जो सर्वप्रथम किताब छपी थी वो कौन सी थी? वो बाइबल थी। ऑप्शन नंबर खा आपका सही हो जाएगा। वो कौन सी किताब थी? बाइबल थी। इसी से एक और प्रश्न बनेगा कि गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का, अब जो गुटेनबर्ग का प्रिंटिंग प्रेस था प्यारे साथियों, इसका आविष्कार कब हुआ था? ये भी आपका प्रश्न बन सकता है। इसका आविष्कार कब हुआ था? तो इसका आविष्कार जानते रहना सर 1448 में हुआ था। ठीक है, गुटेनबर्ग का प्रिंटिंग प्रेस में सर्वप्रथम जो किताब छपी वो बाइबल, और जो गुटेनबर्ग का प्रिंटिंग प्रेस था इसका आविष्कार, तो इसका आविष्कार कब हुआ था? 1448 ईस्वी में हुआ था। ये प्रश्न भी आपको ध्यान में रखना है। तो प्रश्न नंबर 5वां आपका है। प्रश्न नंबर 5वां है प्यारे साथियों कि औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई थी? जो औद्योगिक क्रांति थी ना वो किस देश में प्रारंभ हुई थी? अमेरिका में, ठीक है, अमेरिका में, यूएसआर, रूस में, या इंग्लैंड में, या चीन में। ठीक है, तो जो औद्योगिक क्रांति थी वो किस देश में प्रारंभ हुई थी? तो ये औद्योगिक जो क्रांति थी प्यारे साथियों वह इंग्लैंड में जो है प्रारंभ हुई थी। ठीक है, कहाँ प्रारंभ हुई थी? तो वह इंग्लैंड में प्रारंभ हुई थी। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 6 की ओर। देश की जो प्रथम जूट मिल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देश की प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? देश की प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? वाराणसी में, मद्रास में, कलकत्ता में, या बंबई में। ठीक है, तो देश की प्रथम जो जूट मिल थी वो प्यारे साथियों कहाँ शुरू की गई थी? तो वह ऑप्शन नंबर गा सही हो जाएगा। वो कहाँ शुरू की गई थी? तो वह कलकत्ता में शुरू हुई थी। ठीक है, प्रश्न नंबर 7वां, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कह रहा है कब से हुआ था? प्रश्न नंबर 7वां जो है, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ था? सन 1919 से, सन 1924 से, सन 1929 से और सन 1934 से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका गा सही हो जाएगा प्यारे साथियों। कब से शुरू हुआ था? 1929 से शुरू हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है 7वां कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? प्रश्न को एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए भैया, परीक्षा में छप जाएगा यह प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है वाशिंगटन में, जिनेवा में, न्यूयॉर्क में और ऑस्ट्रिया में। ठीक है भैया, तो इसको याद कर लीजिए, एकदम छाप लीजिए, दिमाग में रख लीजिए कि इसका गा प्रश्न है। ऑप्शन नंबर गा सही हो जाएगा। ये कहाँ पर स्थित है? तो यह न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? तो वह न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है क्या प्रथम जो विश्व युद्ध था उसका प्रारंभ कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? ठीक है भैया, 1914 में, 1939 में, 1919 में, 1942 में। 4 ऑप्शन है। ठीक है भैया, तो प्रश्न नंबर 9 का जो प्रथम विश्व युद्ध था प्रारंभ कब हुआ था भैया? तो प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था ऑप्शन नंबर का 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था। ठीक है, आप प्रश्न नंबर 10वें की ओर चलते हैं। कह रहा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जो था IMF की स्थापना कब हुई? ठीक है, प्रश्न नंबर 10वां, अंतरराष्ट्रीय जो मुद्रा कोष IMF था इसके जो स्थापना थी वो कब हुई थी? पहला ऑप्शन 1940 में, दूसरा 1942 में, तीसरा 1945 में और चौथा है 1944 में। तो घ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 1944 में ही अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF की स्थापना हुई थी। ठीक है, प्रश्न नंबर 11वें की ओर। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है 1944 में जो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन, याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न पूछेगा कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था? तो 1944 में। अब कह रहा कहाँ आयोजित किया गया था? 1 से 2 प्रश्न निकल रहे हैं कि ब्रिटेन वुड्स 1944 में हुआ था ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन,
कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन आपके हैं ब्रिटेन में, अमेरिका में, फ्रांस में और भारत में। ठीक है, तो यह ब्रिटेन वुड्स जो सम्मेलन 1944 में हुआ था, यह अमेरिका में हुआ था प्यारे साथियों। कहां पर हुआ था? अमेरिका में हुआ था। ठीक है, प्रश्न नंबर 12, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से। इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, एक को प्रश्न छोड़ना नहीं। हम लिखना भूल जा रहे हैं, ये लोग आप मत लिखना भूलिएगा, सब में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाकर चलिएगा। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी। ठीक है भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है भैया, वेरी वेरी जो मन हो लगा लो, लेकिन ये प्रश्न को एक को भी छोड़ना नहीं है। महात्मा गांधी अफ्रीका से वापस कब आए? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया, कब आए थे भैया? तो ऑप्शन आपके हैं 1914 में, 1915 में, 1918 में और 1912 में। तो सब लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी सन 1915 में अफ्रीका से भारत वापस आए थे। ऑप्शन नंबर ख आपका सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 13, सविनय अयोध्या आंदोलन, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सविनय अयोध्या आंदोलन कब चलाया गया था? ऑप्शन है 1920 में, 1927 में, 1930 में और 1935 में। ठीक है, तो सविनय अयोध्या आंदोलन जो था प्यारे साथियों, वो 1930 में चलाया गया था। ऑप्शन नंबर आपका ग सही हो जाएगा कि सविनय अयोध्या आंदोलन कब चलाया गया था? तो 1930 में चलाया गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14 है प्यारे साथियों, इंपॉर्टेंट नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट, परीक्षा में करीब 5 बार पूछा जा चुका है प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी प्यारे साथियों, ऑप्शन आपके 1882 में, 1884 में, 1885 में या 1886 में। ठीक है भैया, तो ऑप्शन नंबर इसका ग सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वो 1885 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 15 की ओर चलते हैं प्यारे साथियों। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है जो महात्मा गांधी जी असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया था? महात्मा गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन था प्यारे साथियों, वो कब आरंभ किया था? ठीक है, तो असहयोग आंदोलन जो महात्मा गांधी जी ने आरंभ किया था, वो किया था 1920 में। ऑप्शन आपके 1919, 1920, 1922, 1924। तो कब आरंभ हुआ था? 1920 में आरंभ हुआ था। और एक प्रश्न और पूछता है इसी से कि असहयोग आंदोलन का जो मुख्य कारण था, मुख्य कारण क्या था? क्यों असहयोग आंदोलन को गांधी जी के द्वारा जो है प्यारे साथियों, इस आंदोलन को गांधी जी के द्वारा क्यों जो है आरंभ करना पड़ा? इसके मुख्य कारण क्या थे असहयोग आंदोलन के? तो इसको आपको बताना है कि असहयोग आंदोलन के कारण क्या थे। तो इसका जो असहयोग आंदोलन का जो मुख्य कारण था प्यारे साथियों, वो था रॉलेट एक्ट। क्या था? रॉलेट एक्ट। ये भी प्रश्न पूछा है कई बार, रॉलेट एक्ट था इसका मुख्य कारण। ठीक है प्यारे साथियों, जो महात्मा गांधी ने जो असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? तो ये प्रारंभ तो कर दिया 1920 में। और इस असहयोग आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे? इसको जो है आरंभ क्यों करना पड़ा? इसका मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण जो था प्यारे साथियों, वो था रॉलेट एक्ट। अब रॉलेट एक्ट क्या होता है? रॉलेट एक्ट क्या होता है, ये भी प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों। तो जो रॉलेट एक्ट क्या होता है? तो अंग्रेज शासन द्वारा बनाया गया एक ऐसा कानून था ये प्यारे साथियों, अंग्रेज शासन द्वारा एक ऐसा कानून बना दिया गया था। एक जो है ऐसा कानून बनाया गया था, किसके द्वारा? अंग्रेज शासन के द्वारा बनाया गया था। एक ऐसा कानून बना दिया गया था प्यारे साथियों, जो है जिसके आधार पर अंग्रेज सरकार को राजनीतिक गतिविधियों सख्ती के साथ बंद करने तथा राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में रखने का अधिकार था। ठीक है, इसको काला कानून भी कहा गया था। इसे क्या कहा गया था? काला कानून कहा गया था।
एक ऐसा कानून बनाया गया था अंग्रेज द्वारा कि भारतीयों को राजनीतिक जो है गतिविधियों को क्या करना था, और राजनीतिक कैदियों को, भारत में राजनीतिक गतिविधियां करने वाले और राजनीतिक जो कैदियों थे उनको बिना अनुमति के या बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में रखा जा सकता था। तो इसका भारत में विरोध हुआ और भारत लोग ने क्या कहा, इसे काला कानून कहा। और इसी का जो मुख्य कारण था, इसी कारण से महात्मा गांधी जी ने क्या किया था, असहयोग आंदोलन को प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए, कब प्रारंभ हुआ था? 1920 में। प्रश्न नंबर 16 है, भारत वापस आने पर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, परीक्षा में छप जाएगा। भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? भारत जब वापस आए गांधी जी तो उन्होंने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ आरंभ किया था? चंपारण में, बरदौली में, अहमदाबाद में या खेड़ा में? ठीक है, तो कहाँ पर उन्होंने शुरू किया था? तो ऑप्शन नंबर का ही सही हो जाएगा प्यारे साथियों, उन्होंने चंपारण में ही शुरू किया था। ठीक है, भारत वापस आने पर जो गांधी जी ने पहला सत्याग्रह शुरू किया वो चंपारण से ही शुरू किया था। ठीक है, प्रश्न नंबर 7वां, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, इससे भी देखिए हम कितने प्रश्न बनाते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जो जलियांवाला बाग था वो हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड ऑप्शन आपके 13 अप्रैल सन 1919 को, 15 अप्रैल 1919 को, 11 सितंबर 1920 को और 19 सितंबर 1921 को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। क्लियर हो गया? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। एकदम रट लीजिएगा, परीक्षा में फंसेगा। ठीक है, और जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? अब प्रश्न बनेगा कि जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है जलियांवाला बाग? कहाँ स्थित है? तो यह अमृतसर में स्थित है प्यारे साथियों। कहाँ स्थित है? अमृतसर। अमृतसर कहाँ पड़ता है? पंजाब में। ये आपके परीक्षा में मैप में भरने में आएगा परीक्षा में। ठीक है भैया, मैप में भी पूछेगा जलियांवाला बाग दिखाओ, अमृतसर पंजाब में भरना पड़ेगा। ठीक है भैया, तो कहाँ स्थित है? अमृतसर में। जलियांवाला बाग कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 19 को हुआ था। जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? अमृतसर पंजाब में स्थित है। अमृतसर तो कह रहा है कि जलियांवाला बाग में गोली किसने चलवाई थी? गोली किसने चलवाई थी? ये भी प्रश्न है। गोली किसने चलवाई थी जलियांवाला बाग में? तो जनरल डायर ने चलवाई थी। किसने चलवाई थी? जनरल डायर ने चलवाई थी। अब जनरल डायर को किसने गोली मारी? जलियांवाला बाग कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? अमृतसर में। जलियांवाला बाग में गोली किसने चलवाई? तो जनरल डायर ने। अब जनरल डायर को किसने मार दिया गोली? तो जनरल डायर को गोली मारा था ऊधम सिंह ने। ये सारे प्रश्न आपके परीक्षा में बनते हैं। ठीक है, अब ऊधम सिंह ने क्या कर दिया था? जनरल डायर को गोली मार दी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 18वां है, ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? तो ऑप्शन है इटली से, जर्मनी से, फ्रांस से और ब्रिटेन से। तो ऑटो वन बिस्मार्क का जो संबंध है वो जर्मनी से। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, परीक्षा में छपने वाले प्रश्न है भैया। तो ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध कहां से है? वो जर्मनी से है। क्लियर? चलिए प्रश्न नंबर 19 की ओर चलते हैं। 19वां प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? ऑटो वन बिस्मार्क की, विलियम प्रथम की, हिटलर की और मेसनी की। ठीक है, तो जो है जर्मनी के एकीकरण में जो मुख्य भूमिका में थे वो ऑटो वन बिस्मार्क ही थे। ऑप्शन नंबर का आपका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 20वें की ओर चलते हैं प्यारे साथियों। 20वां प्रश्न आपका है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी था एकीकरण वाला, जर्मनी के एकीकरण में।
तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? आप 20वां प्रश्न है। तो कब हुई थी भैया? सन 1788 में, सन 1789 में, 90 में और 87 में। कब हुई थी फ्रांस की क्रांति? तो ऑप्शन नंबर ख आपका सही हो जाएगा प्यारे साथियों, ये हुआ था 1789 में। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 21 की ओर चलते हैं। नेपोलियन की पराजय कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया, परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है कि नेपोलियन की पराजय कब हुई थी। तो नेपोलियन की जो पराजय हुई थी वो 1815 में हो गई थी। ऑप्शन नंबर का सही है, नेपोलियन की जो पराजय थी वो 1815 में हुई थी। प्रश्न नंबर 22 है, प्रश्न नंबर आपका 22 है। कह जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया। कह जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है? 22वां प्रश्न है प्यारे साथियों। तो यह कथन है काबुर का, बिस्मार्क का, मेत्सनी का या मैटरनिक का। तो यह प्रश्न है ऑप्शन नंबर घ आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ डालना भूल गए थे भैया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ घ ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। यह कथन मैटरनिक का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 23वें की ओर चलते हैं। कह यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो यंग इटली सोसाइटी का जो संस्थापक था प्यारे साथियों वो कौन था? ऑप्शन है गैरीबाल्डी, बिस्मार्क, काबुल और मेजनी। ठीक है, तो बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लगाकर चलिएगा। तो यंग इटली का सोसाइटी जो था ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा, वह मेजनी ही था यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 24 की ओर चलते हैं। जो वियना की संधि थी वो कब हुई थी? वियना की संधि कब हुई थी? तो वियना की संधि थी भैया ऑप्शन नंबर 1814, 1815, 1816 और 1817। तो वियना की संधि जो हुई थी वो 1815 में हुई थी। ऑप्शन नंबर घ सही है। वियना की संधि कब हुई थी? 1815 में हुई थी। ठीक है, अब है प्रश्न नंबर 25। 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट किसे घोषित किया गया था? जर्मनी का जो प्रथम सम्राट था वो कौन घोषित हुआ था? विलियम प्रथम कि विलियम द्वितीय कि फ्रेडरिक विल्हेम प्रथम या फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ? तो जर्मनी का 1871 में जो जर्मनी का प्रथम सम्राट था ना वो विलियम प्रथम को घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर का था भैया। ये इतिहास के आपकी किताब सामाजिक विज्ञान के इतिहास के यह 25 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अब इतिहास इसको इतने प्रश्न तैयार कर लीजिए आप। इस प्रश्नों को तैयार करने के बाद इतिहास के आपको किसी भी प्रश्नों को छूने की जरूरत नहीं है। अब अगली वीडियो में हम इसके बाद अभी हम देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न प्यारे साथियों। अभी हम लघु उत्तरीय देखने वाले हैं, उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखने वाले हैं। इतिहास के आज ही सारा कंप्लीट हो जाएगा। यह इतिहास अब आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इन्हीं प्रश्नों को तैयार कर लीजिए और इतिहास आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगली वीडियो जब हम बनाएंगे तो उसमें आपको भूगोल के बारे में एक ही वीडियो में पूरा समाप्त करवा देंगे। तो इन 25 बहुविकल्पियों को कर लीजिए। उसके बाद ऐसे 10 प्रश्न हम लेकर आए हैं दीर्घ और लघु प्रश्न, जो परीक्षा में आएंगे ही आएंगे। ये गारंटी है, 100% गारंटी है, जो परीक्षा में आएंगे ही आएंगे। तो प्यारे साथियों 25 ये प्रश्न, 25 बहुविकल्पीय और 10 दीर्घ और लघु, इसको तैयार कर लीजिए। आपका इतिहास का पोर्शन पूरा खत्म हो जाएगा। आपको दोबारा इतिहास पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम लोग लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखने वाले हैं। जैसा कि देख रहे हैं क्लास 10 सामाजिक विज्ञान 2025 में लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं, जो कि इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आपको इन्हीं लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को तैयार कर लेना है, क्योंकि ये 100% ये परीक्षा में आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है, जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में संक्षिप्त आपको क्या करनी है?
टिप्पणी लिखिए। ठीक है, जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। या दूसरे तरीके से इसी प्रश्न को पूछा जा सकता है कि जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ। या तीसरा तरीके से इसको प्रश्न को पूछा जाएगा, जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था। किसी भी तरीके से इस प्रश्न को पूछा जाएगा, आपको उत्तर जो है एक ही लिखना है। क्लियर है? तो चलिए इसको देखते हैं कैसे लिखना है। ठीक है, तो लिखिएगा। सबसे पहले आपको लिखना है, ठीक है, उत्तर डालने के बाद लिखना है मध्यम वर्गीय। जो मेन चीजें होंगी उनको आप अंडरलाइन करते चलेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर अंडरलाइन है। मध्यम वर्गीय जर्मन के लोगों में राष्ट्रवादी भावनाएं बहुत अधिक पाई जाती थी। ठीक है, मध्यम वर्गीय जो जर्मन के लोग थे ना, उसमें क्या था, उसमें जो राष्ट्रवादी भावनाएं थे वो बहुत अधिक पाई जाती थी। जर्मन महासंघ के विभिन्न क्षेत्रों को संबद्ध करके सन 1848 ईस्वी में जर्मन महासंघ के जो विभिन्न क्षेत्रों को क्या करके संबद्ध करके सन 1848 में इन्हीं लोगों ने क्या कर दिया, इन्हीं लोगों ने एक नवनिर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य के निर्माण करने के प्रयास भी किए थे। क्लियर हो गया? इन्हीं लोगों ने क्या किया था, एक नवनिर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य के निर्माण करने का भी प्रयास किया था। ठीक है, परंतु उनके इन प्रयासों का राजा के शासन एवं सैनिकों ने मिलकर उसे क्या कर दिया था, दबा दिया था। उन प्रयासों को राजा के जो शासन थे और जो सैनिकों थे ना, उन्होंने मिलकर उसको क्या कर दिया था, दबा दिया था। बाद में प्रसा ने राष्ट्रीय आंदोलन जो आंदोलन के नेतृत्व की बागडोर संभाल ली थी। बाद में राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व में बागडोर किसने संभाल ली थी, प्रसा ने संभाल ली थी। बिस्मार्क जो कि उसका प्रमुख क्या था, मंत्री था। जो बिस्मार्क था वो क्या था, प्रमुख मंत्री था, इस प्रक्रिया का जनक था। ठीक है, तो इस जर्मनी के एकीकरण की जो प्रक्रिया था, इसका जनक कौन था, वो ऑटो वान बिस्मार्क था। उसने प्रसा की सेना तथा नौकरशाही की सहायता ली। उसने किसकी सहायता ली, उसने प्रसा की सेना की सहायता ली तथा नौकरशाही की भी उसने सहायता ली। क्लियर हो गया प्यारे बच्चों? सहायता ली। 7 वर्ष की अवधि के अंतर्गत ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से प्रसा के कितने युद्ध हुए, 3 युद्ध हुए जिनमें प्रसा को विजय प्राप्त हुई, जिनमें प्रसा क्या हो गई, विजयी हो गई, प्रसा जीत गई तथा एकीकरण की जो प्रक्रिया थी वो क्या हो गई, संपन्न हो गई। समझ में आया प्यारे बच्चों? प्रश्न नंबर दूसरा है कि फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण क्या थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों, परीक्षा में आने वाले प्रश्न छपने वाले हैं कि फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण क्या है। तो पहले हेडिंग बनाइएगा, फ्रांस की क्रांति के कारण। ठीक है, फ्रांस की क्रांति के कारण हेडिंग बनाइएगा। उसके बाद इसमें लिखना है कि फ्रांसीसी क्रांति विभिन्न कारकों का एक समावेशी परिणाम था। जो फ्रांसीसी क्रांति था वो विभिन्न कारकों का क्या था, एक समावेशी परिणाम था। इन्हें सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक, राजनीतिक एवं वैचारिक कारणों के रूप में विभाजित किया जा सकता है। इन्हें कौन कौन से सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं वैचारिक कारणों के रूप में क्या किया जाता है, विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, अब पहली हेडिंग आप बना लेंगे सामाजिक कारण। सामाजिक कारण हेडिंग बना लेंगे आप लोग। उसमें लिखिएगा कि फ्रांस की सामाजिक दशा क्रांति के अनुकूल थी। जो फ्रांस की सामाजिक दशा थी वो किसके अनुकूल थी, वो क्रांति के अनुकूल थी। समाज 3 वर्गों में बटा था, जिसमें एस्टेट कहा गया, जिसे क्या कहा गया, जिसे एस्टेट कहा गया। जो समाज था वो 3 वर्गों में विभाजित था, जिसे एस्टेट कहा गया। किसानों पर कर का बोझ अत्यधिक था। और क्या कारण था, किसानों पर जो कर था उसका बोझ अत्यधिक था, यही कारण था सामाजिक। तो सामाजिक कारण समझ में आया कि फ्रांस की सामाजिक दशा क्रांति के अनुकूल थी। समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था, जिसे एस्टेट कहा गया। और किसानों पर किसका बोझ, कर का बोझ था, वो अत्यधिक था। ठीक है, अब अगला जो है कारण आ जाते हैं धार्मिक कारण। धार्मिक कारण पर लिखिएगा कि फ्रांस में जो धार्मिक स्वतंत्रता का क्या था,
अभाव था। फ्रांस में जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव था। पादरियों के भ्रष्टाचार से फ्रांस की जनता जो थी वो त्रस्त थी। जो पादरी लोग थे ना, इतने भ्रष्टाचारी थे कि जो वहां की जनता थी फ्रांस की, वो उनसे त्रस्त हो चुकी थी पूरी तरीके से। कई पादरियों ने तो अत्यधिक धन क्या कर लिया था, जमा कर लिया था। कई पादरियों ने बहुत ज्यादा काला धन जिसे कहते हैं जमा कर लिया था। और कई पादरी थे ना, नैतिक रूप से वो भ्रष्ट थे, वो नैतिक रूप से भी भ्रष्ट थे। ठीक है, आर्थिक रूप छोड़ो, नैतिक रूप से भी भ्रष्ट थे बहुत से पादरी। अगला था राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण यह था प्यारे बच्चों कि दोषपूर्ण शासन व्यवस्था। राजनीतिक कारण में आप लोग लिखेंगे दोषपूर्ण शासन व्यवस्था, शासकों की फिजूल खर्ची, और जो शासक लोग थे ना वो बेफिजूल खर्ची किया करते थे। तानाशाही शासन व्यवस्था, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव था। फ्रांस की क्रांति को प्रोत्साहित करने वाले यह प्रमुख राजनीतिक कारण थे। कौन कौन से? दोषपूर्ण शासन व्यवस्था, शासकों की फिजूल खर्चियां, तानाशाही शासन व्यवस्था, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव। इतना सारा था ना फ्रांस की क्रांति को प्रोत्साहित करने के ये प्रमुख राजनीतिक कारण थे। ठीक है, अगला जो कारण था वो आर्थिक कारण था प्यारे बच्चों। आर्थिक कारण था कि फ्रांस में जो पादरी थे, पादरी तथा कुलीन वर्ग के भ्रष्टाचार ने आर्थिक प्रणाली को क्या कर दिया था, जर्जर बना दिया था। किसने? फ्रांस में पादरी ने और कुलीन वर्ग यानी उच्च वर्ग के जो लोग थे, उनके भ्रष्टाचार ने जो आर्थिक प्रणाली थी उसको क्या बना दिया था, जर्जर बना दिया था। कृषि उत्पादकता में कमी हो गई। किसानों पर जो कर था ना, कर के जर्जर बोझ से अर्थव्यवस्था जो बर्बाद हो गया। कृषि उत्पादकता कम हुई क्योंकि किसानों के ऊपर जो कर का बोझ था उन्होंने क्या कर दिया, अधिक लाद दिया। इसी कारण जो किसानी थी ना, इसी कारण जो कृषि उत्पादकता थी उसमें कमी आ गई, और किसानों के जो कर थे, कर ठीक है, उनका जो है बहुत ज्यादा कर दिया गया, कर का बोझ उनके ऊपर लाद दिया गया, इसीलिए बड़ी दिक्कत हो गई भैया। तो यही क्या था, ये आर्थिक कारण था। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 3 है प्यारे बच्चों, कह रहा भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के 3 कारणों को लिखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया, परीक्षा में छपने वाला है। कौन से? भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के 3 कारण आपको लिखने हैं। तो आंसर है भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के 3 प्रमुख कारण क्या हैं, निम्नलिखित हैं। ऐसे बनाइएगा कि भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के जो 3 प्रमुख कारण हैं वो क्या हैं, निम्नलिखित हैं। पहला कारण जो आपका है कि भारत में जो राष्ट्रवाद के उदय में उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन की प्रमुख भूमिका है। ठीक है, भारत में जो राष्ट्रवाद हुआ ना, उसके उदय में उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन की क्या थी, प्रमुख भूमिका थी। दूसरा था औपनिवेशिक सरकार द्वारा, ठीक है, औपनिवेशिक सरकार द्वारा भारतीयों को अनेक प्रकार के उत्पीड़न, भारतीयों को कितने प्रकार के, अनेक प्रकार के उत्पीड़न और दमन के साझा भाव ने विभिन्न समूहों को क्या कर दिया था, एक दूसरे से बांध दिया था। ठीक है, औपनिवेशिक सरकार द्वारा भारतीयों को क्या किया गया था, अनेक प्रकार के उत्पीड़न और दमन के साझा भाव ने विभिन्न समूहों को एक दूसरे से बांध दिया था। अगला प्रश्न, अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट जो है 3 कारण पूछ रहा। तीसरा कारण आपका कह रहा विभिन्न स्वतंत्रता प्रेमियों द्वारा, किनके द्वारा, स्वतंत्रता प्रेमियों द्वारा चलाए गए आंदोलन तथा नारों ने सभी देशवासियों को क्या कर दिया, एक सूत्र में बांध दिया। स्वतंत्रता प्रेमियों द्वारा जो भी नारा चलाया गया, जो भी आंदोलन चलाया गया, उसने सभी देशवासियों को क्या कर दिया प्यारे बच्चों, एक सूत्र में बांध दिया। यही क्या था, 3 प्रमुख कारण थे भारतीय में राष्ट्रवाद के। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो चौथा प्रश्न है प्यारे बच्चों कि प्रथम विश्व युद्ध के किन्हीं तीन परिणामों का उल्लेख कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा में भैया, परीक्षा में छपेगा प्रश्न, देख लेना। ठीक है भैया, तो प्रथम विश्व युद्ध के किन्हीं 3 परिणामों का उल्लेख कीजिए। तो पहला परिणाम जो है, इस युद्ध के पश्चात
इस युद्ध के पश्चात जो राजतंत्र शासन का अंत हुआ। ठीक है, किसका अंत हुआ? प्रथम विश्व युद्ध में। इस युद्ध के पश्चात परिणाम इसके हैं प्रथम विश्व युद्ध के। किसका अंत हो गया? राजतंत्र जो शासन था उसका अंत हो गया और उसके स्थान पर गणतंत्र शासन की स्थापना युग का आरंभ हुआ। इस युद्ध के पश्चात में राजतंत्र शासन का अंत हुआ और उसके स्थान पर क्या हुआ? गणतंत्र शासन की स्थापना युग का क्या हो गया? आरंभ हो गया। दूसरा कारण प्यारे बच्चों था कि इस युद्ध के पश्चात क्या हुआ? विश्व के सभी राष्ट्रों को महान आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ा कारण था प्यारे बच्चों, इस युद्ध के पश्चात सभी राष्ट्रों को महान आर्थिक रूप से क्षति का सामना करना पड़ा था। और तीसरा कारण था कि इस युद्ध के पश्चात कई सामाजिक परिणाम भी सामने आए। सामाजिक परिणाम भी जैसे कौन सा? महिलाओं के सामाजिक स्तर का सुधार। इस युद्ध के बाद महिलाओं का जो सामाजिक स्तर था उसमें सुधार हो गया और शिक्षा की प्रगति हो गई और लोगों का विकास होने लगा। आदि ये सारे क्या थे? प्रमुख बदलाव थे, प्रमुख परिणाम थे जो कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद आए थे। ठीक है प्यारे बच्चों। पांचवा प्रश्न है प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, परीक्षा में छपेगा प्रश्न ये जो है परीक्षा में इस बार, कि भारत आने के बाद जो गांधी जी थे उनके द्वारा पहला आंदोलन, कौन सा आंदोलन? पहला आंदोलन कब? जब भारत वापस आए। कौन आया? गांधी जी। कब आए? दक्षिण अफ्रीका से जब वापस आए गांधी जी तो उन्होंने पहला आंदोलन अपना कौन सा चलाया? ठीक है, भारत आने के बाद गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन कौन सा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो उत्तर है कि दक्षिण अफ्रीका से जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद गांधी जी ने 1916 में बिहार के चंपारण में, बहुविकल्पीय भी प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है भैया, तो चंपारण से अपने पहले सत्याग्रह का, कहां के? बिहार के चंपारण से अपने पहले सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कर दी। यहाँ के किसान नील की खेती के विरोध में आंदोलन चला रहे थे। जो चंपारण के किसान थे वो नील की खेती के विरोध में अपना जो है विरोध कर रहे थे, आंदोलन चला रहे थे। और गांधी जी ने भी क्या किया? यहीं से अपना पहला जो है अपना क्या कर दिया? पहला आंदोलन शुरू कर दिया। कहां से? बिहार के चंपारण से। कब? 1916 में। समझ में आया बात? चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया कि रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट क्या था? ठीक है, यह प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं कि रॉलेट एक्ट क्या था। तो रॉलेट एक्ट 1919 में एक जो है पारित एक ऐसा कानून था। रॉलेट एक्ट जो था प्यारे बच्चों 1919 ईस्वी में पारित हुआ एक ऐसा कानून था कि जिसमें भारतीयों पर किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना, ठीक है, एक ऐसा कानून था, ये अंग्रेजों द्वारा बनाया हुआ एक ऐसा कानून था जिसमें भारतीयों पर किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना ही शंका के आधार पर गिरफ्तार कर उन्हें 2 साल तक जेल में बंद किया जा सकता था। समझ गए कितना खराब कानून था? तो इसी के विरोध में जो है गांधी जी ने भी आंदोलन किया था प्यारे बच्चों, असहयोग आंदोलन किया था और रॉलेट एक्ट के विरोध में। तो इसका विरोध क्यों किया गया? रॉलेट एक्ट क्या था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों, इसको आपको ध्यान में रखना है क्योंकि एक ऐसा कानून था जो अंग्रेजों द्वारा पारित किया गया था जिसमें किसी भी भारतीय पर शंका के आधार पर, अर्थात बिना मुकदमा चलाए शंका के आधार पर उसे 2 साल तक की जेल की सजा दी जा सकती थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7वां आपका है। प्रश्न नंबर 7वां है प्यारे बच्चों। 7वां प्रश्न आपका कह रहा है कि साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था और इसका विरोध क्यों हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था और इसका विरोध क्यों हुआ? ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सर जॉन साइमन के नेतृत्व में, किसके? सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया। सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक जो है आयोग का गठन किया गया। राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में
राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में गठित किए गए इस आयोग को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था। ठीक है, राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में जो गठित किया गया इस आयोग के द्वारा यह जो संगठन गठित किया गया था वो भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था। किसमें करना था? भारत में। और उसके बारे में सुझाव देने थे और सुझाव भी देना था। भारत के संवैधानिक व्यवस्था का जो है कि कार्यशैली का अध्ययन करना था और सुझाव भी देना था। इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, लेकिन भारत का ही था और भारत में एक भी जो है इसके सदस्य नहीं थे। सारे के सारे क्या थे? अंग्रेज थे, सारे अंग्रेज थे। इसीलिए साइमन कमीशन का भारत में जो है विरोध हुआ। समझ गए क्यों विरोध हुआ था? कि सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया और राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में जो गठित इस आयोग के भारत में क्या था? संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और उसके बाद सुझाव भी देना था। लेकिन इस आयोग में एक भी भारतीय नहीं थे, सारे के सारे कौन थे? सारे के सारे अंग्रेज थे। इसीलिए इस साइमन कमीशन का क्या हुआ? भारत में विरोध हुआ था। प्रश्न नंबर 8वां है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि महामंदी से क्या अभिप्राय है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों कि महामंदी से क्या अभिप्राय है, इसके कारणों की आपको क्या करनी है? व्याख्या करें। महामंदी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया महामंदी से। तो चलिए देख लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत, जब द्वितीय विश्व युद्ध हो गया उसके उपरांत जो संपूर्ण विश्व में जो भयानक आर्थिक मंदी का दौर चला उसे ही सन 1929 की महामंदी कहा जाता है। कब का? द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत संपूर्ण विश्व में एक भयानक आर्थिक मंदी का दौर चला, उसे ही सन 1929 की महामंदी कहा जाता है। और इस दौर में कुपोषण महामारी आदि का भयानक कोप बना रहा। समझ में आई बात? कि द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत जो संपूर्ण विश्व में जो भयानक आर्थिक मंदी का दौर चला था वही सन 1929 की महामंदी थी। तो महामंदी आप समझ ही गए होंगे। अब महामंदी के निम्न प्रमुख कारण जो है, इन कारणों पर भी हम लोग ध्यान दे देते हैं। तो इसके निम्न प्रमुख कारण थे। पहला कारण था कि विश्व के स्टॉक जो बाजार थे ना, बैंकों व मुद्रण संस्थानों में आई गिरावट इसका संरचनात्मक कारण था। जो विश्व के स्टॉक थे, स्टॉक बाजारों, बैंकों व मुद्रण के संस्थानों में जो आई गिरावट थी वो इसका प्रमुख कारण था। दूसरा कारण था कि विश्व युद्ध के बाद जो विकासीय ढांचे थे, विकासीय ढांचे का चरमरा जाना। विकासीय ढांचा, जब विश्व युद्ध हुआ ना तो जो भी विकासीय ढांचा था वो चरमरा गया और इसका व्यवहारिक कारण ये हो गया। समझ में आया? दूसरा कारण। तीसरा कारण था कि भारी पैमाने पर जनता का एक देशों से दूसरे देशों में व्यापार तथा कच्चा माल इस महामंदी को पूरी दुनिया में फैला देने का कारण था। ठीक है, कौन कौन सा कारण था? कि भारी पैमाने पर जो जनता का एक देशों से दूसरे देशों में जो व्यापार और कच्चा माल था, इस महामंदी को पूरी दुनिया में इन्होंने क्या कर दिया? फैला दिया। और चौथा कारण था कि राजसत्ताओं का वैश्विक राजनीति में उलझकर सामाजिक आर्थिक पहलुओं की अनदेखी करना, इसका जो है राजनीतिक कारण था। क्या था? राजसत्ताओं का वैश्विक राजनीति में, ठीक है, उलझ जाना, उलझ कर जो सामाजिक और आर्थिक पहलू थे उनकी अनदेखी करना, इसका क्या था? राजनीतिक कारण था। प्रश्न नंबर 9 है प्यारे बच्चों, गुटेनबर्ग कौन था, वह क्यों प्रसिद्ध हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों, इसको देखते हैं कि गुटेनबर्ग कौन था और वह क्यों प्रसिद्ध हुआ। तो देख लेते हैं प्यारे साथियों कि जो गुटेनबर्ग जो कि एक क्या था? व्यापारी का पुत्र था। कौन था? व्यापारी का पुत्र था। कौन? गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग एक व्यापारी का पुत्र था। ठीक है, गुटेनबर्ग ने अपने अनुभव और ज्ञान का प्रयोग एक नए आविष्कार में किया। तो गुटेनबर्ग जो एक व्यापारी का पुत्र था, उसने अपने अनुभव और ज्ञान का जो प्रयोग था वो एक आविष्कार में किया। वह बाल्यावस्था में ही जैतून पेरने की मशीनें, जिसे प्रेस कहते हैं, जैतून पेरने की मशीनें देखता आया था और आगे चलकर यही प्रेस उसकी प्रिंटिंग प्रेस का आदर्श बना। वह शुरू से ही, वह बाल्यावस्था से जैतून पेरने की मशीन को देखता आया था और आगे चलकर यही क्या हुआ? प्रिंटिंग प्रेस का आदर्श बन गया। उसके प्रिंटिंग प्रेस का यह आदर्श बन गया।
तथा जिसमें सांचे का उपयोग अक्षरों की धातुई आकृतियों को गढ़ने के लिए किया गया। जिसमें जो सांचे का उपयोग था वो अक्षरों की धातुई आकृतियों को गढ़ने के लिए किया गया। और सन 1448 में गुटेन वर्ग का यह यंत्र पूर्णतः तैयार हो चुका था। गुटेन वर्ग का जो यह यंत्र था वो पूर्णतः क्या हो गया था, तैयार हो चुका था। और इस पर उसने क्या किया, सर्वप्रथम बाइबल छापी थी। ठीक है, यहां से बहुविकल्पीय भी प्रश्न पूछा जाएगा कि गुटेन वर्ग का जो यंत्र था ना, गुटेन वर्ग ने जो प्रिंटिंग प्रेस यंत्र कहा था, बनाया था, उस पे प्रथम क्या छापा गया था, तो उस पे सर्वप्रथम बाइबल छापी गई थी। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 10वें की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों कि मार्टिन लूथर कौन था, उसका मुख्य योगदान क्या था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों कि मार्टिन लूथर कौन था, उसका मुख्य योगदान क्या था। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो जो मार्टिन लूथर था वो एक धर्म सुधारक था। कौन था, एक धर्म सुधारक था। मार्टिन लूथर कौन था, एक धर्म सुधारक था। उसने 1512 ईस्वी में रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना करते हुए, किसकी, 1512 ईस्वी में रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना करते हुए अपनी 95 स्थापनाएं लिखी। क्या किया, अपनी 95 स्थापनाएं लिखी और मुद्रण कला के प्रयोग से छपवाकर प्रकाशित भी कर दिया उसने। और इसकी एक प्रकाशिक प्रति विट्रेन वर्ग के गिरजाघर के दरवाजे पर टांगी गई। इसकी एक जो प्रकाशित प्रति थी वो विटेन वर्ग का जो गिरजाघर था उसके दरवाजे पर टांगी गई। और जल्द ही क्या हुआ, जल्द ही लूथर के जो लेख थे वो बड़ी संख्या में छापे जाने लगे और पढ़े जाने लगे। तो इसीलिए जो मार्टिन लूथर क्या हो गया, फेमस हो गया भैया। प्यारे साथियों, कुछ और प्रश्न हैं, इसको भी आप लोग तैयार कर लेंगे। मैं प्रश्न से बता दे रहा हूँ, किताब में आपको जो क्वेश्चन बैंक है उसमें इसका आंसर मिल जाएगा। और ये छोड़ने नहीं है, क्योंकि गांधी जी से जितने भी प्रश्न बन रहे हैं भैया, गांधी जी से बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि गांधी जी से आपसे 2 से 3 प्रश्न आने वाला है, ये कंफर्म है। इस चीज को आप लोग जान लीजिए। तो पहला देख लीजिएगा कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए किन्हीं 3 आंदोलन के नाम याद कर लीजिएगा। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए किन्हीं 3 आंदोलन के नाम। और दूसरा है सत्याग्रह का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ठीक है, नमक सत्याग्रह से क्या आप समझते हैं। और गांधी जी द्वारा चलाए गए जो सत्याग्रह आंदोलन हैं, जैसे चंपारण सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, नमक सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन, इन सबको आपको पढ़ लेना है। ठीक है, और पढ़ लेना है चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा पढ़ लेना है, जलियांवाला बाग, ठीक है, जलियांवाला बाग और साइमन कमीशन की रिपोर्ट, साइमन कमीशन की रिपोर्ट थी, ये कर लेना है। इसकी एग्जैक्ट डेट भी याद कर लेनी है प्यारे बच्चों। ठीक है, और महात्मा गांधी का जो है महात्मा गांधी का योगदान, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और महात्मा गांधी जी का योगदान, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में गांधी जी का योगदान, इसको पढ़ लेना है। गांधी जी का योगदान किसमें, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में गांधी जी का योगदान। ठीक है, इतना चीज आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, या आ सकता है कि गांधी जी के सत्याग्रह पर एक निबंध लिखना, गांधी जी का जो सत्याग्रह था, सत्याग्रह पर एक निबंध लिखना आपको करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यही चीज आपको करना है। बस इतने से आप पूरा कर लेंगे, इतिहास आपका समाप्त। घूमकर देखना भी नहीं है इतिहास को, सिर्फ रिवीजन करना है। दोबारा इतिहास में आपको आज के बाद, इस वीडियो देखने के बाद आपको इतिहास छूने की जरूरत नहीं है। बस इतना ही आप तैयार कर लेंगे, पूरा इतिहास आपका कंप्लीट हो जाएगा प्यारे साथियों। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, भूगोल के साथ मिलेंगे आपको। ठीक है, थैंक यू।